नमस्कार, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं आपकी खबर। भारत के खिलाफ एक बहुत बड़ा जहर उगला जा रहा है और बहुत ही ये साइलेंट मोड पर कई सालों से ये प्रक्रिया सतत चली आ रही है। और आप ताज्जुब मानेंगे कि जो जहर उगलने वाले हैं, जो भारत को बर्बाद करने का सपना देखते हैं, वह कोई बाहरी नहीं है, वह भारतीय ही है। उनको फंडिंग भी भारतीय ही कर रहे हैं। और यह सारा खेल बहुत सालों से खेला जा रहा है भारत से दूर बैठकर अमेरिका में। और एक तरीके से कहें तो बौद्धिक आतंकवाद को जन्म दिया जा रहा है। आज की जो चर्चा है वह बेहद महत्वपूर्ण है, बेहद महत्वपूर्ण है। और इस समय आप हमारे साथ, जैसा कि देख पा रहे हैं, हमारे पैनल में शिव कुमार द्विवेदी जी हैं। द्विवेदी जी हमेशा आपको ऐसे डिफरेंट टॉपिक जो लेकर आते रहते हैं, जो कि बेहद जरूरी रहता है, देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहता है। और आज जो वह बताने जा रहे हैं, मेरा रिक्वेस्ट आपकी खबर के व्यूवर्स से केवल इतना है कि उनकी एक एक बातों को बहुत ही गौर से सुनिएगा, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और सुनिएगा ही नहीं, इसको एनालाइज भी करिएगा और देखिएगा कि भारत के खिलाफ किस तरीके से ताकतें जहर उगल रही हैं, किस तरीके से ब्रेन वॉश किया जा रहा है, भारत के ही टैलेंट से किस तरीके से, कितनी चालाकी पूर्ण रवैये को अख्तियार करते हुए अमेरिका में बैठे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, जिसको माना जाता है कि वहां बहुत ही इंटेलेक्चुअल्स होते हैं, लेकिन वो इंटेलेक्चुअल्स क्या काम कर रहे हैं, भारत को किस तरीके से नीचा दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। और उस फैक्ट्री से जितने लोग निकल रहे हैं, भारत को केवल भारत में ही नहीं हार्म कर रहे हैं, भारत से दूर बैठकर अन्य देशों में भी उस फैक्ट्री के जो उत्पाद हैं, यानी कि जो बौद्धिक, जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, वो जाकर किस तरीके से भारत की जड़ों को कमजोर करने का प्रयास कर रहे हैं। इन सारी चीजों पर हम चर्चा करेंगे। और जो हमारी चर्चा होगी उसका केंद्र बिंदु है स्नेक्स इन गंगा। यह एक पुस्तक है, राजीव मल्होत्रा और विजय विश्वनाथन द्वारा लिखी गई है। अब आप ये सोचिएगा, ये एक पुस्तक नहीं है, ये आप ये समझ लीजिएगा कि अभी शिव कुमार द्विवेदी जी आपको बताएंगे कि कितनी बड़ी साजिश भारत के खिलाफ रची जा रही है और सरकार को इस बारे में कितना अवेयर होना होगा, और खास करके भारत के लोगों को कितना अवेयर होना होगा। और एक चीज शिव कुमार जी, सबसे पहले तो मैं स्वागत करना चाहूंगा आपका आपकी खबर में, और धन्यवाद भी देना चाहूंगा। आपने जब से मुझे बताया इस बेहद गंभीर विषय पर, जब आपने बताया तो मैंने कहा कि ये व्यूवर्स को भी आप बताइए, कितना गंभीर विषय है, कितनी मतलब एक कितनी गहरी साजिश भारत के खिलाफ रची जा रही है। और कुछ लोग हैं जो इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। सारी बातें हम आपसे जानेंगे क्योंकि आपने रिसर्च किया है, लेकिन जब मुझे पता चला, मैंने जब पढ़ना शुरू किया इसके बारे में, तो मुझे तो बहुत ही चिंता हो गई। और मुझे लगता है जो व्यूअर्स हैं वह इन बातों को बहुत ही गौर से सुने, इस पे मनन करें, उस बात की एनालिसिस करें और लोगों को भी बताएं कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जैसा एक जो बहुत ही प्रतिष्ठित संस्थान है, वो भारत के खिलाफ क्या क्या जहर उगल रहा है, उसकी रणनीति क्या है, क्यों वो ऐसा कर रहा है, इसके पीछे साजिश क्या है, उसके पीछे उसकी मंशा क्या है। और अब मुझे समझ में आ रहा है, जब मैं देखता था कि न्यूयॉर्क टाइम्स और ये जितने भी बड़े, जो जिनको बड़े बैनर्स माने जाते हैं, वो भारत के खिलाफ ही क्यों लिखते हैं। अब मुझे कारण समझ में आता है, और ये समझ में आने लगा कि क्यों वो ऐसा करते थे, इसकी फीडिंग कहाँ से हो रही है, ये तो अब आप बताने जा रहे हैं आपकी खबर के दर्शकों को। जी बताइए, ये जहर जो उगला जा रहा है, इसके पीछे साजिश क्या है और कब से ये किया जा रहा है। देखिए राजू जी, जब हम भारत के इतिहास की बात करते हैं तो भारत का इतिहास कोई एक दो दिन का इतिहास नहीं है। ये भारत का इतिहास जो सनातन संस्कृति से प्रारंभ हुआ
जिसमें हम जब सिंधु घाटी सभ्यता की बात करते हैं, जो सिंधु और सरस्वती की नदी के बीच में जो सभ्यता विकसित हुई, जो कि ईसा के 2500 वर्ष पूर्व और 2500 वर्ष पूर्व, कुछ लोग उसको 5200 वर्ष पूर्व भी ले जाते हैं, बात करते हैं, उस संस्कृति से निकल करके आई। इस संस्कृति ने पूरे दुनिया को बहुत कुछ दिया है राजू जी। और सबसे बड़ी चीज ये है कि मैं अभी पढ़ने लगा, एक लिटरेचर पढ़ रहा था और काफी अध्ययन कर रहा था, उसी में ये विषय निकल करके आया कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, जिस पर कि हमारे देश के बड़े बड़े उद्योगपति से लेकर के सबकी नजरें होती हैं और बड़ी प्रतिष्ठा के साथ हम उनको देखते हैं, जैसा अभी तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका के पढ़कर आए, वहां एक बहुत बड़ा कुषड्यंत्र चल रहा है। और वह षड्यंत्र सिर्फ मात्र एक ही संस्कृति के खिलाफ चल रहा है, एक ही देश के खिलाफ चल रहा है, और जगह नहीं। आपने सुना होगा वहां पर, जो मैं बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार का वातावरण बना है और जिस प्रकार वहां पर एक ग्रुप है जो खासतौर से भारतीय काफी लीड कर रहे हैं उसको, जो विभिन्न जातियों के हैं, वो अभी उसको लीड कर रहे हैं। उस लीड में वो कहते हैं साहब कि हिंदू धर्म जो है उसको समाप्त कर देना चाहिए, और ऐसे अनेक तरह की कुचक्र की बात कर रहे हैं। और आपको बता दें कि पूरे अमेरिका में जाकर के वो सेमिनार्स कर रहे हैं, भारत में हिंदू धर्म को लेकर के बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, और मतलब वो तो बातें कर रहे हैं जो तथ्यहीन है, जिनका कोई तथ्यात्मक स्तर नहीं है। और जब वो हम पे आरोप लगाते हैं राजीव जी, तो उन विषयों पे मैं कहना चाहूंगा, अभी आपने देखा होगा कि भारत के अंदर बहुत से ऐसी समस्याएं आती हैं जो कृत्रिम समस्या होती है, जो बनाई जाती होती नहीं है। जैसे अगर आप मनमोहन सिंह जी की सरकार की बात करेंगे, तो उसमें एक तमिलनाडु का एक प्रोजेक्ट था, जिसमें अभी वो पीएफआई के एजेंट जो है उसका भी नाम उसमें आया था कि उसने विद्रोह किया था। और ये जॉर्ज पूनिया, जिससे अभी राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा में मिलने गए थे, वो जॉर्ज पूनिया उसको लीड कर रहा था वल्लम में। जो हमने न्यूक्लियर अपना क्या नाम है पावर हाउस बनाने के लिए वहां हम काम कर रहे थे, लगभग 10 साल तक वहां काम नहीं हो पाया, स्टारलाइन कंपनी को वहां से जाना पड़ा। आपको पता है वो जॉर्ज पूनिया कहां से डील हो रहा था? आपको पता है वो पैसे कहां से आ रहे थे? आपको पता है कि भारत को एक मानवाधिकार विरोधी राष्ट्र के रूप में कौन प्रतिस्थापित कर रहा था? ये यही लोग कर रहे थे, जो हार्वर्ड में बैठे हुए भारत के कुछ लोग अमेरिकन लिबरल लोगों से मिलकर के, वामपंथी लोगों से मिलकर के, जो मानवाधिकार के नाम पे भारत को तो बड़ी सीखे देते हैं। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं राजीव जी कि जब वो इराक पे हमला करते हैं तो उनका मानवाधिकार कहां जाता है? जब वो ईरान पर हमला करते हैं तो उनका मानवाधिकार कहां जाता है? जब सीरिया में हमले होते हैं और आतंकवादियों को रसद उपलब्ध कराते हैं, हथियार उपलब्ध कराते हैं, तो उनका मानवाधिकार कहां जाता है? उन्होंने बहुत छोटी मोटी टिप्पणी नहीं की, पहले उन्होंने सबसे बड़ी टिप्पणी उन्होंने करी कि हिंदू जो भारत है, भारत इन्होंने हिंदू, वो भारत की चर्चा ही नहीं कर रहे हैं, वो तो भारत राष्ट्र के प्राण सनातन धर्म की चर्चा कर रहे हैं और उसी की आलोचना कर रहे हैं। वो सीधे कहते हैं हिंदू धर्म को नष्ट कर देना चाहिए। क्यों कर देना चाहिए भाई? और वो तो कर ही रहे हो ना, आज से थोड़ा ना कर रहे हो भाई। वो तो जब मुगल आया हमें ही खत्म करने आया, जो क्रिश्चियनिटी आई वो हमें ही खत्म करने आई, आज भी आप वही कर रहे हो। चाहे वो जामताड़ा की बात करते हैं झारखंड में, वहां आपने श्रद्धा जैसे नए धर्म तैयार कर दिए हैं। और आज जो क्या बहुत से भाई, आप ये बात, जो 7 सिस्टर स्टेट है राजू जी उत्तर भारत के अंदर, वो सारे हिंदू राज्य थे कभी, आज वो 5 राज्य वहां पर ईसाई बाहुल हो चुके हैं। तो ये पूरा षड्यंत्र तो आप कर ही रहे ना पूरी तरह से। लेकिन जो उन्होंने प्रश्न उठाए हैं उनका उत्तर देना बहुत महत्वपूर्ण है। वह एक प्रश्न उन्होंने उठाया कि हिंदू धर्म की क्या आवश्यकता है। मैं बताना चाहता हूं कि जिस शून्य की आप चर्चा करते हैं वह हिंदू धर्म ने दिया है। मैं बताना चाहता हूं कि जिस अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में आप नगण्य हैं, आप बताइए 16वीं शताब्दी से पहले क्या दुनिया में कोई आविष्कार हुआ था राजीव जी? मैं चैलेंज करता हूं आपकी खबर के माध्यम से कि पूरे भारत में अगर कोई व्यक्ति ऐसा हो जो कहता हो 16वीं शताब्दी से पहले यूरोप के लोग, अमेरिका के लोग कोई बहुत बड़ा आविष्कार किया हो, तो मुझे आके बताएं। उससे पहले सारे आविष्कार और सारे बड़े बड़े ग्रंथ जो थे वो हमारे पास थे। जब आपने 16वीं शताब्दी में आके हमें लूटा, हमारे ग्रंथों पर रिसर्च किया, तब जाके ये स्थिति बनती। जब भारत के लोग कहते थे कि भगवान श्री राम ने अयोध्या से लेकर के श्रीलंका तक पुल बनाया था, क्या नाम है, सागर पे, तो लोग मानने को तैयार नहीं थे। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं उन ईसाइयों के चाटुकारों से कि वो जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में बैठे हुए हैं, वो ये बताएं कि उनके नासा नहीं कहा ना कि वहां पर अंडरग्राउंड एक हमें पुल दिखाई पड़ रहा है, तो इट मीन्स कि वो बना था। अब तुम ही उसको कह रहे हो। जब सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण पड़ने वाला है 25 तारीख को भारत में और संपूर्ण विश्व में, 25 तारीख को सूर्य ग्रहण पड़ने वाला है। सूर्य ग्रहण पड़ने की तिथि हमारे यहाँ 2 साल पहले पत्रे में बता दी जा रही। कुछ पत्रे तो ऐसे हैं जो 10-10 साल का परिणाम निकाल के दे रहे हैं, चंद्र ग्रहण का एग्जैक्ट रेशियो दे रहे हैं, और आप तब लाखों रुपए दूरबीन पे खर्च करने के बाद बता पा रहे हो। ये है हिंदू धर्म। और आपसे बताता हूं, अभी इन्होंने पृथ्वी को जो कहा कि पृथ्वी को बचाना है, जब पृथ्वी दिवस मनाया गया कि सुंदर पृथ्वी को हमें ओजोन परत से बचाना है, प्रदूषण से बचाना है, ग्लोबल वार्मिंग से बचाना है, तो वो बड़े बड़े यूरोपियन, बड़े बड़े अमेरिकन और बड़े बड़े अपने आप को सबसे श्रेष्ठ कहने वाले लोग और विज्ञान के जन्मदाता कहने वाले लोग उसको बचाने के लिए जानते क्या करते हैं? वो पृथ्वी सूक्त पढ़ते हैं वेदों की, और उसको अपना सभी जगह पत्रक बना करके पूरे 196 देशों में बांटते हैं।
आपके यहाँ कोई ऐसा ग्रंथ नहीं मिला जो लोगों को प्रेरित कर सके कि आप धर्म, कि आप पर्यावरण को बचाइए। आपके यहाँ कोई ऐसा ग्रंथ नहीं बचा जो प्रेरित कर सके कि मानवता की रक्षा करिए। ये ग्रंथ और ये सारी चीजें हमारे पास थी। हमने पर्यावरण के प्रति, हमें इतना सचेत किया गया कि हमारे लोगों ने उसको धर्म से जोड़ा, हर चीज को। आज आप कहते हैं तुलसी को रिजर्व करिए। आपको ध्यान होगा कि जब सार्स का रोग आया था चाइना के अंदर 2001 में, और उसमें अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, तो भारत ने वहां पर एक औषधि भेजी थी। वो औषधि कुछ नहीं थी, वो सिर्फ तुलसी का रस था, अर्क था, जो आज पंच तुलसी के नाम पे बिकता है। आज कोविड का समय आया तो भी लोगों को तुलसी याद आई, और तुलसी हिंदुओं ने देवी के रूप में पूजा है, तुलसी को सही, भगवती माना है, और ये कृष्ण पक्ष हुआ है। जी जी आप राजेश। सही कह रहे हैं। ये जो यहाँ हार्वर्ड में जिस तरीके से एक मुहिम चलाई गई, तो उनका सबसे जो बड़ा फोकस जिस बात को है, वो सबसे पहले जो स्टार्टिंग हुई थी वो ये हुआ था, रेसिज्म को लेकर किया गया था। और रेसिज्म में जो उनके यहाँ जो एक मुहिम चली कि रेसिज्म की, उनके यहाँ जो ब्लैक्स हैं उनके खिलाफ जो है वो एट्रोसिटीज है, वो उत्पीड़न हो रहा है उनका। उसमें फिर क्या हुआ, जो इंडियंस थे वहां गए थे, यूएस में काम कर रहे थे, उनको भी जोड़ लिया गया, वो खुद भी जुड़ गए। उन्होंने कहा कि ये जो चल रहा है रेसिज्म, जो चल रहा है पूरा वर्ल्ड वाइड चल रहा है, वो ब्लैक्स के खिलाफ चल रहा है। तो वहां के जो दलित थे उन्होंने अपने को जोड़ लिया। और सबसे बड़ी बात यह रही कि अब, पहले ये शुरू हुआ रेसिज्म को लेकर, उसके बाद में यहाँ के दलित जुड़ गए। फिर क्या हुआ कि वहां के जो कॉर्पोरेट्स थे वो दबाव में आ गए, फिर इनको ट्रेनिंग दी जाने लगी, और ट्रेनिंग देते देते फिर आप गौर करिए बात कहां तक पहुंच गई। बात जो आ गई वो वैदिक जो परंपरा थी उसको समाप्त करने के लिए सीधे, कि ये जो वेदों में लिखा गया है, इसके वजह से ये सारी वेदों का विरोध किया, भारत के सनातन परंपरा का विरोध किया, ब्राह्मणों का विरोध किया। और ये लगने लगा बाद में धीरे धीरे जो इसके मास्टर माइंड थे उनको लगने लगा कि अब यही मौका है कि अब हम भारत को घेर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ये रही कि भारत को घेरने के लिए उन्होंने फिर अपने यहाँ जो ये ग्रुप थे उसको ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया। और सबसे बड़ी ताज्जुब की बात है कि आज जो भारत के खिलाफ जहर उगल रहे हैं उसमें अधिकतर हिंदू ही हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, हिंदू हैं। वो हिंदू की सनातन संस्कृति का सबसे ज्यादा विरोध कर रहे हैं। मुझे तो हंसी ये आती है कि वहां पे एक महिला भी आती, वो बिंदी लगा के और पूरा हिंदू कल्चर को एडॉप्ट करते हुए और हिंदू का विरोध कर रही है। मतलब हद हो गई है। आप विरोध भी कर रहे हैं, उस परंपरा को भी अपना रहे हैं, भारतीय संस्कृति को भी अपना रहे हैं। अमेरिका जैसी जगहों पे जाके जो साड़ी पहनी जाती है वो भी वहां की महिलाएं पहन रही हैं। और उसके बाद भारत की सनातन परंपरा को, भारत की सनातन संस्कृति को, वैदिक संस्कृति को वो विरोध करते करते यहां तक पहुंच गए कि हम भारत के ही खिलाफ हो गए। खैर, एक बात ये आपसे जानना चाहेंगे कि जो वहां पे मुहिम चल रही है, मुझे ये बताइए कि वहां जो फंडिंग हो रही है, आपने बातचीत में एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य बताया था। आपकी खबर के व्यूअर्स को ये बताइए, उनको भी ताज्जुब होगा कि फंडिंग कौन लोग कर रहे हैं। जो भारतीय कंपनियां हैं वो हार्वर्ड में फंडिंग कर रही हैं, और मुहिम कौन सी चलाई जा रही है। जिस भारत से ये कंपनियां कमा रही हैं वो फंडिंग कर रहे हैं हार्वर्ड में जाके, और हार्वर्ड वाले जहर उगल रहे हैं भारतीयों के खिलाफ। आपके मुंह से सुनना चाहेंगे। मैं जानकर बड़ा आश्चर्य हुआ राजू जी कि जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है वहां से रघुराम राजन, जो हमारे जो पूर्व में आरबीआई गवर्नर थे, वो भी वहीं की देन थे। और शायद आपने देखा होगा कि उनका दृष्टिकोण भारतीय परंपराओं के प्रति अलग था। उनका भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर के वो अनाप शनाप बयानबाजी करते थे, जिसका कहीं कोई औचित्य नजर नहीं आया। उन्होंने नोटबंदी को लेकर बहुत बड़ी बयानबाजी कर दी और सारी चीजें। ऐसे ही हार्वर्ड से पढ़ने वाले बहुत से लोग जो भारत में टूरिज्म पे आते हैं, अच्छे अच्छे पदों पे रहते हैं, फिर चले जाते हैं, फिर भारत की आलोचना करते हैं, भारत के लोकतंत्र की आलोचना करते हैं। इन लोगों के प्रभाव में आकर के, समझिए आप, इन लोगों के प्रभाव, वैसे उर्जित पटेल जी भी जो आरबीआई के गवर्नर रहे, तो वो उर्जित पटेल जी वो भी हार्वर्ड गए थे। तो इन लोगों के प्रभाव, अब वो फिर वहीं पढ़ाने लगे हैं। तो इन लोगों के प्रभाव में आकर के भारत के बड़े उद्योगपति, इसमें रतन टाटा, टाटा ट्रस्ट उनको 505 करोड़ रुपए उसने दिए। ठीक, 5 करोड़ डॉलर, समझिए आप, ये 5 करोड़ रुपए भारत के नहीं, 5 करोड़ डॉलर दिए। $2.5 करोड़ किसने दिए? वो एक लक्ष्मी निवास मित्तल, जो कि
स्टील किंग कहे जाते हैं पूरे वर्ल्ड में बता रहा हूँ। जिस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी थे और अमेरिका के प्रधानमंत्री भाव नहीं देते थे, उस समय लक्ष्मी निवास मित्तल जी, क्या नाम है, मोनिका लेविस्की कांड जो हुआ था, बिल क्लिंटन के साथ बैठ के चाय पिया करते थे। वो भी हार्वर्ड में पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं। तीसरे अपने व्यापारी हैं महिंद्रा, जिनको फिलहाल मैं व्यक्तिगत रूप में मैं उनको बहुत पसंद करता हूँ महिंद्रा को। तो महिंद्रा ने भी उसमें 1 करोड़ रुपए दिए हैं। ये इनकी फंडिंग है, समझिए आप। और आपको एक बड़ी आश्चर्य की चीज बताता हूँ कि उनमें कुछ प्रश्न जो उठे हैं, स्नैक ऑफ द जो गैंग गंगा बताया गया, तो इसको हमारे ये जो दो बड़े जो जिन लोगों ने इसकी खोज की और इस पे काफी मुखर होकर के विरोध कर रहे हैं, जिसमें राजीव मल्होत्रा जी हैं और अपने विजया विश्वनाथन जी हैं, इन दोनों लोगों ने उसको कहा है सांपों का घरौंदा। यानी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का नाम दिया है सांपों का घरौंदा, यानी वहां सांप पल रहे हैं जो सनातन धर्म पे प्रहार कर रहे हैं। मैं कुछ प्रश्न है जिनका मैं उत्तर देना चाहूंगा। एक प्रश्न उनका यह है कि साहब हिंदू धर्म को नष्ट कर देना चाहिए क्योंकि यहाँ जातीय व्यवस्था है। मैं राजू जी पूछना चाहूंगा कि हिंदू धर्म को नष्ट करने की चर्चा बहुत दिनों से हुई। विवेकानंद जी ने 1893 में बता दिया था तुम्हारी औकात शिकागो में कि तुम क्या हो और हिंदू धर्म क्या है, ठीक है, सनातन धर्म क्या है। और फिर बताना चाहूंगा कि जातीय व्यवस्था कहाँ नहीं, जातीय रेसेस, जो भी आपने रेसेस की चर्चा करी, जो रेसेस मूवमेंट चल रहा है, जिसका नाम ही है क्रिटिकल रेसेस थ्योरी ऑफ ट्रीटमेंट करके उन्होंने नाम दिया है इसको, सीआरटी का नाम दिया, और उसी पे अभियान चला रहे हैं जितने विरोधी लोग हैं, खासतौर पर सनातन धर्म के विरोधी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से। उन्होंने पहले हिंदू धर्म को जातीय व्यवस्था की बात की। रेसेस और जाति में अंतर है राजू जी, बहुत जमीन आसमान का अंतर। रेसेस का मतलब हो गया ये उड़िया या समिया, ये फलाना, ऐसे हम तय कर देते हैं, लेकिन वो रेसेस भारत में नहीं है। जो रेड, और जहां तक बात आई कि जातिवाद की बात, तो आपने रेसवाद के नाम पे तो मूल अमेरिकन की ऐसी की तैसी कर दी। जो ब्रिटेन से आए, आयरलैंड से आए, स्पेन से आए, वही आज वहां मूल अमेरिकन है। मूल अमेरिकन तो रेड इंडियन थे, जिनको उठा करके आपने मिसिसिपी द्वीप के बगल में फेंक दिया, दक्षिण शोर पर, और आज भी वहां पर वो अश्वेत को लेकर के उनके यहाँ। हमारे यहाँ तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर पैदा हुए, देश आजाद हुआ, हमने अगर जातीय व्यवस्था बनाई तो हमारे यहाँ वर्ण व्यवस्था थी। वर्ण के बाद जातीय व्यवस्था, ये उत्तर वैदिक काल के बाद आई। और जातीय व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था में बेसिक अंतर है, बहुत अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है, ये रेशियो को जो रेस को लेकर के। तो अगर आप मुझे बताइए राजू जी, प्रोटेस्ट है ईसाइयों में, क्या जातीय व्यवस्था नहीं है क्या? उनके यहाँ प्रोटेस्ट है, प्रोटेस्ट धर्म है, उसके बाद में कैथोलिक है, फिर रोमन कैथोलिक है, इसके अलावा उनके यहाँ कम से कम 33 प्रकार की जातियां हैं। चर्चों मठों जैसे चर्च काम करते हैं, यानी इस चर्च का व्यक्ति उस चर्च को पसंद नहीं करता है, उनके यहाँ बड़ा भेदभाव है, समझिए आप। उसके बाद आप कहते हो साहब इनके जातीय व्यवस्था होने के कारण, पुरुष प्रधान होने के कारण, ये वो लोग बोलते हैं, समझिए आप, जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में बैठे हुए, पुरुष प्रधान होने के कारण वहां महिलाओं का शोषण होता है। राजू जी बड़ी हंसी आती है जब ये प्रश्न सुनता हूं कि ये बोलने वाले क्या बोल रहे हैं। ये भारत है, भारत, जिस भारत की धरती पर रानी लक्ष्मीबाई, अगर मिडल हिस्ट्री में जाते हैं, रानी लक्ष्मीबाई रही हो या कोई भी यहाँ की भारतीय वीरांगना रही हो, चाहे वो पद्मावती रही हो, उन्हें संस्कृत आती थी, फारसी आती थी, वर्तमान की जो भी भाषाएं चलती थी संस्कृत आती थी, इस मतलब उन्हें पढ़ना और लिखना दोनों आता था। इसके अलावा उन्हें शस्त्र चलाना भी आता था, वो राजपाट भी करती थी। अहिल्या भाई होलकर, जिन्होंने काशी विश्वनाथ का जीर्णोद्धार कराया, अहिल्या भाई होलकर जिन्होंने लोकतांत्रिक व्यवस्था का एक बहुत बड़ा अच्छा उदाहरण दिया, महारानी उदा देवी, महारानी वीरांगना देवी, हमने महिलाओं को यह अधिकार दिया था, हमारे राजा होती थी। लेकिन आज मैं एक प्रश्न करना चाहता हूं आपकी खबर के व्यूअर से, बताइए मुझे कि कभी क्या अमेरिका की राष्ट्रपति कभी कोई महिला हुई क्या? मैं पूछना चाहता हूं कि 18वीं शताब्दी तक अमेरिका में महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं था, यूरोप में पढ़ने का अधिकार नहीं था 18वीं शताब्दी तक। 19वीं शताब्दी यानी 1867 में उन्हें सिर्फ पढ़ने का अधिकार मिला राजू जी, वो भी कितना, एलीट क्लास की महिलाओं को पढ़ने का अधिकार मिला 1867 तक। वो पढ़ सकती थी, लिख नहीं सकती थी, और जब उन्हें हस्ताक्षर करने को कहा जाता था तो वो एक्स बनाती थी। क्या? एक्स बनता था, उनका हस्ताक्षर हो जाता था। वो हमें बताएंगे जिस वेदों की 400 ऋचाओं को, जिन वेदों को आप 2500 ईसा के 2500 वर्ष पूर्व की बात करते हो, और हम नहीं। मिस्टर विंटर, जो कि एक अमेरिका मूल का व्यक्ति है, वो कहता है कि वेद जो है वो ईसा से पूर्व 2500 वर्ष पहले आया था और ऑथेंटिक है, वेद प्रमाणिक है, वेद से ज्यादा प्रमाणिक कोई भी नहीं है। वो कहता है कि वहां पर 400 वीरांगना, जिसको प्रतिष्ठा वो देता है, 400 श्लोक हमारी महिलाओं ने लिखे थे, मतलब महिलाओं ने लिखे थे, 400 महिला ऋषियों ने लिखे थे, आप समझिए। इसके अलावा भारत की अगर बात करते हैं तो, और आप यहाँ शिक्षा का अधिकार 28 साल तक नहीं दिया आपने, 67 में सिर्फ उन्हें पढ़ने का अधिकार दिया क्योंकि काम चल पाए, और उनकी उत्पादकता नहीं ली, उनका काम नहीं लिया। 1932 में 20 में राजू जी उन्हें मताधिकार का प्रयोग मिला अमेरिका के अंदर। राजू जी यूरोप कंट्रीज में
1920 में पहली बार यूरोप और अमेरिका महाद्वीप में पहली बार उन्हें मताधिकार का प्रयोग मिला। भारत की स्वतंत्रता से पहले भी महिलाओं को कंधे से कंधे मिलाते हुए अर्धांगिनी जैसे शब्दों से प्रयोग किया गया। और भारत की आजादी के बाद मुझे बताइए कि संविधान सभा ने 26 जनवरी 1950 को इस देश का संविधान लागू किया तो क्या कहा था कि महिलाएं वोट नहीं करेंगी? कहा था क्या? ये भारत का लोकतंत्र है, ये तुम्हारी तरह लोकतंत्र नहीं है। और तुम भारत को नीचा दिखाने का प्रयास करते हो। भारत में महिलाओं को लेकर के जिस संस्कार की बात होती है, किस क्षेत्र में भारत में महिला को दिखाएंगे? इंदिरा नूई जो आपकी पेप्सिको की लीडिंग पर्सनालिटी बैठी हुई है, जो सीईओ है, वो भारत की है, इंदिरा नूई। भारत में आ जाइए, आपको दिखाती हूँ स्वाति, क्या नाम है, जो इसकी आईसीआई की जो हमारी चेयर है, वो प्रमुख है, वो भी एक महिला है। ये भारत है, भारत की धरती में शुरू से उन्हें पढ़ाना लिखाना सिखाया गया। हमने पहली ही महिला है और तो छोड़ दीजिए, हमने राष्ट्रपति महिला दी, प्रतिभा देवी पाटिल दी, मुर्मू जी को दिया। और देश की आजादी के कुछ ही दिन बाद हमने प्रधानमंत्री महिला दिया, श्रीमती इंदिरा गांधी। और देश की आजादी के तुरंत बाद उत्तर प्रदेश की राज्यपाल महिला दिया, श्रीमती सरोजिनी नायडू। उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री श्रीमती मायावती, आपकी ममता बनर्जी, ऐसे हमने बहुत से लोगों को दिया है। और ये भारत में ये तय करता है कि लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं है, जहां 1920 तक आपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया। आपको पता है राजू जी, ब्रिटेन और अमेरिका के अंदर जो ये महिलाओं के साथ भेदभाव की चर्चा कर रहे हैं, ब्रिटेन और अमेरिका में आज भी बहुत से संस्थान महिलाओं को कम सैलरी देते हैं और पुरुषों को ज्यादा सैलरी देते हैं। हमारे यहाँ क्या ऐसा है क्या? शिक्षक अगर कोई बनता है अगर शिक्षा विभाग में, तो महिलाओं को कम और पुरुषों को ज्यादा दी जाती है क्या? नहीं। सीनियरिटी जूनियरिटी पे कुछ रेशियोज हो सकते हैं, वो हमें ज्ञान दे रहे हैं आज महिला सम्मान पर। उसके बाद में दूसरी चीज, पारिवारिक संस्था की उन्होंने प्रश्न उठाया। आपका प्रश्न हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। पारिवारिक संस्था को लेकर के उन्होंने एक प्रश्न उठाया, पहले आप बता दीजिए फिर पूछते हैं। पारिवारिक संस्था को लेकर के उन्होंने प्रश्न उठाया कि साहब इनके यहाँ जो परिवार है वो बेकार की चीज है। आपको ध्यान होगा कि आज परिवार को लेकर के वहां मुहिम चल रही है अमेरिका में। लोग कह रहे हैं भैया संयुक्त परिवार रखो, दादा भी हो, दादी भी हो, नानी भी हो, चाचा भी हो, चाचे भी। वहां तो परिवार जैसा कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। और परिवार जैसी संस्थाओं के समाप्त होने के बाद मामा, मामी, माँ, बेटे ये आपस में व्यभिचार कर रहे हैं। वहां की सरकार के लोग हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी से कहते हैं साहब आप क्या कैसे सारा सिस्टम बना हुआ है? तो मोदी जी कहते हैं कि ये सिस्टम बना रहेगा क्योंकि हमारी संस्कृति परिवार की संस्कृति है, हमारे यहाँ सब कुछ है। आप क्या, तुम माँ बेटे भी संदिग्ध अवस्था में, वहां कोई पारिवारिक संस्था ही नहीं है कि आप विवाह करेंगे, कोई आदर्श कुछ है, ऐसा कुछ नहीं है। कोई किसी से विवाह कर सकता है, पिता पुत्र से, पिता जो है वो बेटी से कर सकता है, बेटी जो है वो पिता से कर सकती है, और माँ जो है वो बेटे से कर सकता है। ये उनके संस्कार है। वो संस्कार भारत को फिलहाल नहीं चाहिए, और भारत के किसी भी धर्म को नहीं चाहिए ऐसे संस्कार। तीसरी चीज उन्होंने कही कि आज की डेट में उन्होंने कहा धर्म गुरु बेकार होते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि भारत के अंदर धर्मगुरु ये डिसाइड नहीं करता कि देश का प्रधानमंत्री कौन होगा, लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि आज भी दुनिया के अधिकतर देशों में पोप की सत्ता चलती है राजू जी, और पोप जिसको चाहता है वो प्रधानमंत्री बनता है, पोप जिसको चाहता है वो राष्ट्रपति बनता है। और हमें आप धर्म की बात बताएंगे? जिस अमेरिका के अंदर प्रोटेस्ट जो है और ओल्ड टेस्टामेंट वो सब एक साथ लड़ जाते हैं, वहां भी एक अभियान चलता है कि साहब ये तो प्रोटेस्ट को मानने वाले हैं, ये क्या नाम है, इनको ऑर्थोडॉक्स को मानने वाले हैं, वो आप हमसे करेंगे। और बात रही अंधविश्वास की राजू जी, तो आपने गैलीलियो का नाम सुना हो, जो उसने सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किया था। गैलीलियो ने जब 18वीं शताब्दी में सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किया गया तो इन्हीं पोप ने कहा था कि साहब ये तो हमारे धर्म को इन्होंने चैलेंज कर दिया, क्रिश्चियनिटी को चैलेंज कर दिया, उसको जला के मारा गया, जला के मारा गया। भारत में तो वो भारत की जो सनातन संस्कृति है उसने तो महर्षि चार्वाक को स्वीकार किया, जिन्होंने कहा ईश्वर जैसी कोई सत्ता ही नहीं होती है। दधीच जी ने उन्हें बुलाया, नैमी शरण में बुलाया, और वहां पर जब संतों ने कहा, ऋषियों ने कहा इसको बुला लिया, भाई ये तो कहता उधार लेके घी पियो, दुनिया में दोबारा आना है क्या, इसको कहां से बुला लिया तुमने? तो महर्षि दधीच ने कहा, तो शिव के बहुत बड़े उपासक थे, उन्हें शिव का अवतार भी कहते थे, उन्होंने कहा ये तो हमने सोचा भी नहीं था कि यह भी एक अंग हो सकता है, यानी ये भी एक फिलॉसफी हो सकती है कि भगवान नहीं है, ईश्वर नहीं है, कम से कम इसे सोचा तो इसको भी मानता दो। और उन्हें चार्वाक नहीं कहा गया, उन्हें महर्षि चार्वाक कहा। समझिए आप, ये भारतीय संस्कृति है, इतनी सहिष्णु है, जो आपकी संस्कृति नहीं है। आपकी संस्कृति ने गैलीलियो को जला डाला, गैलीलियो को मार डाला, और आप हमें अंधविश्वासी कहते हो, हमें आप कहते हो ये ऑर्थोडॉक्स हैं, रूढ़वादी हैं। अरे हमने तो सब चीजों को तुरंत स्वीकार किया, हर नए चीज को गले लगाने का काम भारतीय संस्कृति ने किया, सनातन संस्कृति ने किया। तीसरी एक चीज उन्होंने कहा संस्कृत भाषा मृत प्रयोग। ठीक साहब, संस्कृत भाषा मृत प्रयोग है, इसको बोलना बंद कर देना चाहिए। आपको पता है राजू जी अमेरिकन अंग्रेजी कहां तक बोली जाती है, ब्रिटेन की अंग्रेजी, उसको दुनिया में बोलने वाले लोग कितने हैं? आप जर्मनी में जाइए जर्मन बोलते हैं, स्वीडन में जाइए स्विस बोलते हैं, आप अरब कंट्रीज में जाएंगे वहां अंग्रेजी नहीं बोली जाती है। भारत को छोड़ करके अगर आप बात करें
पूरे इस एशिया महाद्वीप की, तो भारत को छोड़ करके कहीं भी ज्यादा अंग्रेजी नहीं बोली जाती, पहली चीज। और भारत में भी अंग्रेजी बोलने वालों की संख्या अभी बहुत कम है, तो ये माना जाए कि अंग्रेजी भाषा मृत प्रिय हो गई है? आप समझिए, ये माना जाए क्या? तो इसका मतलब कि वो जो भाषा का संदर्भ दे रहे हैं, और इस संस्कृत भाषा को लेकर के 2000 में जर्मन में रिसर्च हुआ था, जिसमें कहा गया कंप्यूटर अगर सबसे आसानी से कोई प्रोग्रामिंग समझता है तो संस्कृत भाषा को समझता है। और आज मैं आपको बता दूं कि संस्कृत बोलने वालों में दुनिया के 48 देश में संस्कृत बोलने वाले लोग पाए जाते हैं और संस्कृत बोला जाता है। दुनिया में जितने भी कर्मकांड होते हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ होता हो या रामायण का पाठ होता हो, अधिकांश जगह पे संस्कृत शब्दों का ही प्रयोग किया जाता है। तो संस्कृत एक उच्च कोटि की भाषा है जिसको कंप्यूटर भी समझता है, विज्ञान भी समझता है और जाते हैं। तीसरी चीज, एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज उन्होंने कही, इन लोगों जो ये गैंग है, पूरा स्नैक्स गैंग है, जो सांपों का घरौंदा हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में बैठा, वो एक चीज बोलता है कि हिंदुओं के त्योहार जो है बेकार के, और इनसे जो होता है हिंदू के त्योहार से वो प्रदूषण फैलता है, ग्लोबल वार्मिंग आती है, सारी दिक्कतें आती है। ये जानते क्यों बोला गया राजू जी? अभी एक कल की खबर है, कल ही नहीं परसों, परसों की खबर है, जिस दिन करवा चौथ का दिन था, पर करवा चौथ की खबर है कि आईएमएफ ने कहा कि भारत का विकास दर 6.7 हो 2022 में, ठीक है, 21-22 में। और आईएमएफ कहता है कि दुनिया के जितने भी देश हैं उन देशों में जो ग्रोथ रेट होगा जीडीपी में वो 2.6 से ऊपर नहीं जाए, यानी जो बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं वो 2.6% से ऊपर नहीं जाने वाली है, और भारत जो है वो 6.7% पर है। अब उनको एक और डर हो गया, अरे बाप, भारत तो बहुत आगे जा रहा, जाएगा, बिल्कुल जाएगा। उसका कारण है राजू जी, इसलिए जाएगा क्योंकि भारत में महीने में 2 एकादशी, महीने में 1 अमावस, 1 पूर्णिमा, हो गए 4 दिन। महीने में मेरी माताएं बहनें रहती हैं सप्तमी, वो हो गए 6 दिन। महीने में 2 चतुर्थी, जो करवा चौथ को लेकर के जो बवंडर कर रहे थे ना 9 बौद्धवादी, कि साहब में महिलाएं रहती, पति की आयु बढ़ जाए, पति की आयु के लिए नहीं रहती होती है। तो फिर बता दूं, ये करवा चौथ का विधान, हर चौथ को लोग व्रत रहते हैं, उसी तरह रहते हैं, कुछ निर्जला रहते हैं, कुछ एकादशी की तर्ज पे रहते हैं। चौथ को भगवान विनायक की पूजा होती है, कुछ लोग अंधेर और उंजेल पक्ष दोनों में रहते हैं। तो 2 एकादशी हो गई, 2 प्रदोष हो गया, 2 सप्तमी हो गई, 2 अष्टमी हो गई, 1 अमावस हो गया, और 1 आपका पूर्णिमा हो गया। और बीच में जो और व्रत त्योहार आ गए हैं, जन्माष्टमी और सारे, वो तो हम रहेंगे, सीता जी का जन्म आ गया, राम जी का जन्म आ गया, शिवरात्रि आ गई, ये सब रहेंगे। इनसे आप जानते हैं भारत की अर्थव्यवस्था कभी भी डामाडोल नहीं हो सकती। ये एक नैरेटिव सेट किया गया कि भारत की अर्थव्यवस्था डामाडोल हो जाएगी। मुझे बता दीजिए किस संस्कृति में हर महीने उत्सव होते हैं? ये भारत की संस्कृति में हर महीने उत्सव होते हैं। उत्सव में भारत का जो अर्थव्यवस्था कैसे चलता है, अगर आप व्रत रहोगे तो आलू लोगे, रामदाना लोगे, मखाना लोगे, खीर बनाने के लिए कुछ लोगों के नहीं लोगे, दूध पियोगे, फल खाओगे, इसके बाद दान करने के लिए ब्राह्मणों को, सब मैं कह नहीं कहता सभी ब्राह्मण को दान करते हैं, लेकिन कुछ लोग दान करते होंगे, मान लीजिए इतनी 85 करोड़ की जनता में कुछ दान भी करते होंगे, धोती देते होंगे, कुछ और देते होंगे, चंदन लेते हैं, रोली लेते हैं, पान लेते हैं, सुपारी लेते हैं, लौंग लेते हैं, ये इतनी सारी चीजें, हवन करने की हवन सामग्री लेते हैं, उसके लिए माचिस का भी प्रयोग करते हैं, इतनी चीजें लेते हैं। और जब आयोजन होते हैं नवरात्रि के, हर महीने कोई बड़े आयोजन होते हैं, नवरात्रि का उत्सव है, गणेश उत्सव है, राम उत्सव है, कृष्ण उत्सव है, वो भी तो यहाँ तक कि दुखों के दिनों में, पितृपक्ष जैसे समय में भी हम प्रकृति को क्या देते हैं? हम जल देते हैं, अक्षत देते हैं, जौ देते हैं, तिल देते हैं, नदियों में उसका समर्पण करते हैं, घरों में उसका समर्पण करते हैं। उस समय हमारे यहाँ पूर्वजों को लेकर भी तो तिल अक्षत आता है कि नहीं आता राजू जी? इसमें पैसा लगता है कि नहीं लगता है? सारी चीजें तो अर्थव्यवस्था चली कि नहीं चली? और जब हमने प्रभु को अर्पण किया उस पितृपक्ष के समय में बड़ा उत्सव हम करते हैं, बड़े लोगों को भोजन कराते हैं। ये भोजन कराने का प्रावधान है, मतलब सभी के लिए नहीं है, ये हमारे शास्त्रों ने कहा है, यथा संभव दक्षिणा। तो कभी नहीं कहता 2 लाख दक्षिणा दो, 3 लाख दक्षिणा दो, क्या यथा संभव दक्षिणा ना हो तो मन का दक्षिणा कर दो। मनसा दक्षिणा की बात करता है वो, मनसा समर्पण की बात करता है। तो हमारे लोग भोजन कराते हैं, ठीक है, सभी अपन, वही बहुत कराया तो अपने भाई बंधुओं को कराया। तो ये अर्थव्यवस्था चली कि नहीं चली बताइए? पूरे भारत की अर्थव्यवस्था जो है वो हिंदू धुरी पे है, हिंदुओं पे। और भारत का त्योहार, और ये भारत का त्योहार देखिए, भारत के त्योहार पे जो ये ग्लोबल वार्मिंग का आरोप लगाते हैं कि साहब इनके यहाँ ग्लोबल वार्मिंग, अभी चतुर्दशी का व्रत हुआ, चतुर्थी का, ठीक है, जिसमें करवा चौथ लोग रहे, और हर महीने चौथ रहते हैं लोग। करवा चौथ तो महिलाएं रहती है इसलिए थोड़ा विशेष है, पुरुष भी करवा चौथ रहते हैं। आपको बता दें आपकी जानकारी के लिए कि ये स्त्रियों का व्रत नहीं है, कोई पेटेंट नहीं उनका कि वही रहे। और उस दिन, जिस दिन करवा चौथ होता है, उस दिन भी करोड़ों पुरुष रहते हैं व्रत, जो आध्यात्मिक हैं, ये छिछोरे नहीं, बाबू बाबू कहने वाले नहीं, जो आध्यात्मिक हैं वो सारे रहते हैं, ठीक है। बाबू वाले तो रहते ही नहीं, वो तो सोना बाबू को पूछे करते होंगे खाली, बाकी कुछ नहीं कह पाते हैं, ठीक है, तो उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ। लेकिन जो आध्यात्मिक पुरुषों चतुर्थी का व्रत रहते हैं, उसमें हम क्या करते हैं राजू जी? उस दिन हवन करते हैं,
हवन करने से क्या होता है, वातावरण शुद्ध होता है। ये मैं नहीं, नासा भी कह चुका है, ठीक है, शिव कुमार द्विवेदी नहीं, नासा भी कह रहा है। इसके अलावा हम चंद्रमा को अर्घ देते हैं, यानी चंद्रमा के प्रति मेरी कृतज्ञता है, ठीक है। उसके अलावा सूर्य की उपासना हम करते हैं, छठ पूजा आने जा रही है, छठ मैया की पूजा होगी, उसमें गन्ना खरीदा जाएगा, 5 तरह के फल खरीदे जाएंगे, उसमें भी हम सूर्य की उपासना करें। प्रकृति से ज्यादा हमें कौन चलिए, पूछता है। और दुनिया में फिलहाल इस पे चर्चा करते हैं अभी कि ये जो कौन सी ये बुक जो थी, इसमें एक बहुत ही गंभीर विषय ये है कि भारत के खिलाफ जो जहर उगला जा रहा है। ताजुब मुझे ये होता है, मैं राजीव मल्होत्रा को, जो इसके राइटर हैं स्नेक्स इन गंगा के, उन्होंने ये बताया कि सबसे बड़े ताजुब की बात ये है कि जो वहां पे जर्नलिज्म की ट्रेनिंग हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में दी जाती है और फिर वहीं से निकल के भारत के खिलाफ लोग जहर उगलना शुरू कर देते हैं। कोरोना काल में जिस तरीके से भारत ने अच्छा काम किया, पूरे वर्ल्ड वाइड में उसकी प्रशंसा हुई, लेकिन कभी भी न्यूयॉर्क टाइम्स या जितने भी ये प्रोपेगेंडा वाले हैं, एक शब्द नहीं उन्होंने छापा, क्योंकि उनकी ट्रेनिंग जो थी, ये जो सांपों का घरौंदा हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है, क्योंकि ट्रेनिंग उनको वहां से मिली, पूरा माइंड वॉश कर दिया जाता है, इसलिए उन्होंने एक शब्द भी नहीं छापा। दूसरा गंभीर विषय ये है कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जब आईएएस ऑफिसर्स जाते हैं, भारत सरकार उनको ट्रेनिंग देने के लिए भेजती है कि वहां जाकर आप मैनेजमेंट की चीजें, एडमिनिस्ट्रेशन की चीजें आप सीख कर आइए। जहां जहर भरने वाले लोग भारत के सरकारी अधिकारियों का ब्रेन वॉश कर देते हैं, और वही अधिकारी फिर भारत में, मतलब ऐसा नहीं सारे लोग नहीं, लेकिन माइंड वॉश करके उनके माइंडसेट को चेंज कर दिया जाता है, इसलिए वह भी सहयोग नहीं करते। यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण विषय उठाया गया है, और राजीव मल्होत्रा के द्वारा यह भी कहा गया है कि भारत सरकार जब विश्व गुरु बनने का सपना बुन रही है, तो उसको ऐसे जहरीले जगह से अपने ऑफिसर्स को ट्रेनिंग दिलवाने की कोई आवश्यकता नहीं है। और जितना पैसा हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में भेजा जाता है ट्रेनिंग देने के लिए अधिकारियों को, उतने में एक अच्छी यूनिवर्सिटी भारत में भी बन सकती है, क्योंकि आईआईटी और आईआईएम ने ये दिखा दिया कि हम वर्ल्ड क्लास हैं। कोई छोटी मोटी संस्था नहीं, आईआईटी से निकल के लोग पूरे वर्ल्ड में राज कर रहे हैं, आईआईएम से निकल के लोग पूरे वर्ल्ड में राज कर रहे हैं। और यही कारण है कि ये हार्वर्ड में जो जहरीले लोग बैठे, ये घबराए हुए हैं पूरी तरीके से कि ये जो, क्योंकि बहुत पहले भी जब भारतीय सभ्यता को समाप्त करने की बात आई थी, तो तक्षशिला पर हमला करके पूरा जो यूनिवर्सिटी थी उसको समाप्त कर दिया गया था कि यहाँ से संस्कृति को समाप्त किया जाए। महत्वपूर्ण विषय राजीव मल्होत्रा द्वारा यह भी उठाया गया कि 1 से 2 लाख लोग अमेरिका में स्टडी के लिए जाते हैं, जिसमें से 30 से 40% लोग हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में जाते हैं, और वहां 30-40 हजार से लेकर $1 लाख तक की फीस होती है। ये पैसा कहां से जा रहा है? पैसा तो इंडिया से जा रहा है, इंडियंस का जा रहा है, और वहां से पढ़ के क्या आ रहे हैं? वहां से पढ़ के जिन लोगों के आपने नाम लिए, जालान और इन सब सारे लोगों को, जिनको अच्छाइयां नहीं नजर आती, क्योंकि यहाँ घूसा भर दिया गया, ब्रेन वॉश कर दिया गया, तो उनको अच्छाइयां नहीं दिखेंगी। इसलिए भारत सरकार के लिए यह भी जरूरी है कि ऐसे चीजों को बहुत ही ज्यादा संज्ञान में लेने की आवश्यकता है। आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहा था, मैं चाहूंगा उसके बारे में आप डिटेल में बताएं। 2014 के बाद से आपने बताया कि ये बौखलाहट ज्यादा बढ़ गई है। आपने एक पॉइंट बताया था मुझे, लेकिन मैं चाहता हूं आप अपने मुंह से बताएं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 2014 के बाद बौखलाहट क्यों बढ़ी है इन लोगों की? मैं चाहता हूं कि आप आपकी खबर के व्यूअर्स को बताएं। देखिए, होता क्या था कि अभी मैं एक बहुत अच्छे अपने इस समय जो आईएम इंस्टीट्यूट के, वो सॉरी आईआईटी के जो अपने प्रमुख हैं, निदेशक हैं, उनका मैं एक लेख पढ़ रहा था। तो उसमें बात यह आई कि 2006 से पहले जितने आईआईटियंस थे, वो लगभग पढ़ने के बाद उनकी एक बहुत लंबी 80-85% की खेप अमेरिका चली जाती थी, ब्रिटेन चली जाती थी। वहां जाकर के वो काम करते थे, तरह तरह के नए नए इनोवेशन करते थे, यानी बड़े बड़े आविष्कार करते थे। चाहे सुपर कंप्यूटर परम की बात हो, जो भी वो भारतीयों ने किया, और भारतीयों को ही देने के लिए मना किया, समझिए आप। तो 2006 के बाद से ये संख्या थोड़ी कम होना शुरू हुई, और 14 में नरेंद्र मोदी जी ने कहा जो कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड जो होता है, सीएसआर जो होता है,
कॉर्पोरेट सोसाइटी जो फंड होता है, उन्होंने कहा इसको जोड़ दिया, आईआईटी को जोड़ दिया उससे, और आईएम को जोड़ दिया, और एक तिकड़ी बनाई उन्होंने डीआरडीओ की तिकड़ी, नेवी की तिकड़ी, आईआईटी की तिकड़ी, और अभी एक आपका आरडीएसओ की तिकड़ी, इनकी सब बना दी लोग। और इनको एक करके कहा कि भाई जो पैसे होते हैं जो कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड के थ्रू देते हैं, वो पैसा आप लोग लीजिए और रोज प्रतिदिन नया आविष्कार करें। आज स्थिति क्या है कि आईआईटी उनको टक्कर दे रहा है। अब आप ये जानकर आश्चर्य रह जाएंगे राजू जी कि जिस आविष्कार के क्षेत्र में, इनोवेशन के क्षेत्र में भारत का जो सूचकांक था 202 देशों में, भारत का 80वां नंबर था, वो आज 86 नंबर था 2013 में, आज वो 80 नंबर पे पहुंच गया। और जब लो इनकम देशों की बात करेंगे 35 देशों की, तो उसमें भारत नंबर 1 पर है आविष्कार करने, यानी नंबर 1 पर आविष्कार करने में। और अगर कभी देशों की बात करेंगे तो उसमें 40 नंबर पे भारत, यानी आने वाले 2-3 सालों में भारत और आगे जाने वाला है। और भारत के ये आईआईटीएंस जो है, अभी आपने रोज पढ़ते होंगे समाचार पत्रों में कि भारत ने आज ड्रोन की सबसे उन्नत क्वालिटी का ड्रोन बना दिया, तापास 1, तापास 2। भारत ने आज विमान रहित मानव रहित विमान बना दिया, भारत ने आज लाइट हेलीकॉप्टर बना दिया, और सब स्वदेशी बना रहा है, इसमें ये बिल्कुल जी जान लगाए हुए। भारत ने ऐसे ऐसे उपकरण तैयार कर दिए हैं सेना के क्षेत्र में, सारी चीजें। तो अब कुल मिला के इन्हें लगता है कि भारत बहुत तेजी से, और इसका प्रमाण देता हूं आपको, भारत के अंदर इन आईआईटीएंस जो भी 25-26 साल के उद्यमी हैं, इन्होंने 77,000 स्टार्टअप खोल दिए, 107 यूनिकॉर्न। एक यूनिकॉर्न की कीमत $1 अरब होती है राजू जी, और भारत में 107 यूनिकॉर्न है जो बम पर टक्कर दे रहे हैं। आज जो भारत की अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में आज 5वें नंबर पे पहुंचा है, इनमें इन युवा उद्यमियों को सैल्यूट करना चाहिए, और भारत की सरकार की मंशा है कि आगे जाए, और इसी कारण ऐसा हो पाया। दूसरी चीज, अभी आपको बताऊं कि अजंता सुब्रमण्यम, वो जब ये प्रलाप करती है, जो स्नैक्स इन द गंगा, जो ये राजीव मल्होत्रा जी का है अपना, और जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का जो गैंग है, ये बार बार पूरी दुनिया में बताता है कि आईआईटी कानपुर का जो है, कानपुर कह रहे हैं, भारत का जो आईआईटी संस्थान जो है, वो फैक्ट्री है, यानी इसकी आलोचना क्यों? क्योंकि उसकी प्रतिस्पर्धा से झेल नहीं पा रहा है। आज हम रोज नई नई चीजें लेके आ रहे हैं अपने नौजवानों के लिए। एक राजू श्रीवास्तव जी है, क्षमा करिएगा, ये क्या नाम है वहां पर कानपुर में, और वो रिटायर्ड इंजीनियर है, और उसी आईआईटीएन थे वो, और वो गए थे कुछ दिन, उन्होंने काम किया था, फिर वापस आए। अभी 2019 में उन्होंने एक बनाया जैकेट, जो हमारे लद्दाख में हमारे पहनते हैं योद्धा, उस जैकेट को हम मंगाते थे 55,000 60,000 में इजराइल से, कभी ऑस्ट्रेलिया से। उन्होंने सिर्फ 8,000 की कीमत में ऐसा जैकेट बनाया है जो उनसे 10 गुना अच्छा है। दूसरी चीज, उस जैकेट की क्वालिटी है कि उसमें अंदर फैन लगे हुए, अगर वो गर्मी लगे और पसीना आ जाए तो इमीडिएट नहीं खोल सकते ना, वो जो -48 डिग्री तापमान पे नहीं कर सकते, तो वो पंखा अंदर सुखाता रहेगा, यानी उन्हें इचिंग नहीं होगा, खुजली नहीं होगा, कोई रोग नहीं होगा, यानी इतना बेस्ट क्वालिटी का उन्होंने बनाया, और सेना ने उसे हाथों हाथ दिया। अभी आप देखिए कि उत्तर प्रदेश के कानपुर में जो भी वेपन्स कंपनी बनाई है, इंडियन वेपन्स कंपनी जो है, भारत सरकार का ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, उसका नाम बदला उन्होंने, वहां पर इंजीनियर अभी तक काम नहीं करते थे, आज वो काम इतना तेजी से करने लगे कि उन्होंने माउंट स्पेशल गन बनाई। समझिए आप, इतनी टॉप की गन है कि सेना ने कहा हमें तुरंत चाहिए, तुरंत उसका ऑर्डर हो गया। तो ये एक बहुत बड़ी प्रतिस्पर्धा, आज भारत बहुत चीजों में आत्मनिर्भर बन रहा है, और ये एक पोर्शन पे काम नहीं करे राजू जी, ये हमारे धार्मिक आस्था को कुचलने का काम कर रहे हैं, ये हमारी अर्थव्यवस्था को निगेटिव अप्रोच देने का काम कर रहे हैं, ये नक्सलवादियों की किसी भी कुकृत पे ताली बजाते हैं। आप देखिए, एक छोटी सी बात, जब कोरोना का काल आया तो आपने ध्यान दिया होगा, दानिश अहमद, मरहूम दानिश अहमद हो गए, वो अफगानिस्तान गए थे रिपोर्टिंग करने, उनको भी 72 गुरुओं के पास पहुंचा दिया गया, उनसे पूछे नहीं गया भाई तुम कौन हो, तुम राजू हो कि रहमान हो, उनको भी मार दिया गया। तो वो दानिश भाई ने, जब कोरोना काल आया तो उन्होंने खूब फोटोएं लगाई, और भारत के राजनीतिज्ञों ने, तो उस फोटो में एक बरखा दत्त जी हैं, बहुत बड़ी पत्रकार हैं, उन्होंने बाकायदा शमशान घाट पे स्टैंड लगाया और कहा देखो ये लाशें जल रही हैं। ठीक है, लाशें जलना अच्छी बात है, मतलब अच्छी बात का मतलब मेरा कहना है कि जो व्यक्ति की मृत्यु होगी तो जलाना ही एक मात्र साधन बचता है, और तो कोई साधन है नहीं। और उसको भारत सरकार छुपा भी नहीं रही थी कि भाई अगर किसी की मृत्यु होगी तो हम छुपा रहे हैं, भारत सरकार बाकायदा उसको, वहां पर आप कैमरा लेके पहुंचते हो। मैं पूछता हूं कि भारत से ज्यादा मरने वालों की संख्या अमेरिका में थी, भारत से ज्यादा मरने वालों की संख्या ब्रिटेन में थी, भारत से ज्यादा मरने वालों की संख्या इटली में थी, लेकिन मैंने कहीं कोई मीडिया कवरेज नहीं देखी कि वहां के पत्रकार इतने स्वाभिमान शून्य हो गए, इतनी मानवता शून्य हो गए कि उन्होंने अपने यहाँ के लोगों की चिताओं को दिखाने का काम किया हो या कब्रों को दिखाने का काम किया हो। लेकिन हमारे यहाँ दानिश अंसारी ने जब उसको दिखाया तो आप जान के दंग रह जाएंगे राजीव जी कि अभी आप ही ने अपने एक वक्तव्य में कहा था कि कोविड में अच्छे काम करने के बाद भी वहां के न्यूयॉर्क टाइम्स ने नहीं छापा, द ट्रिब्यूनल ने नहीं छापा, लेकिन उस जो फोटो छपी
लाशों में बहती, लाश जो गंगा में बह रही थी उसको उन्होंने छापा और कहा भारत में स्थिति बड़ी खराब है, ये है वो है। बल्कि उस प्रकार की लाश 2013 में भी गंगा में तैर रही थी, क्योंकि फर्रुखाबाद से लेकर के और उन्नाव तक के एरिया में ट्रेंगल होता है, और वहां की परिपाटी है मऊ आजमगढ़। अब मऊ आजमगढ़ फर्रुखाबाद, इसका प्रयागराज में जाएंगे, वहां लाशों को जलाया नहीं जाता है। जब 1919 में 15 में जब स्पेनिश फ्लू आया था तो लकड़ियां इतनी नहीं थी, संसाधन नहीं थे, तो लोग गंगा में प्रभावित कर रहे थे, तब से वो प्रथा चली आई थी। अब तो सरकार ने बाकायदा उसके लिए पुलिस वाले बैठा दिए हैं कि उनको जबरन जलाने की बात की जाए। समझिए आप, उतनी ही लाशें अभी भी आपको मिलेंगी, अगर पुलिस ना हो तो उतनी ही लाशें आपको मिलेंगी क्योंकि जलाने। तो ये देखिए आप कितना बड़ा नैरेटिव सेट कर दिया उन्होंने, पूरी दुनिया में बता दिया। और आपको बताऊंगा कि आपने एस जयशंकर जी का नाम सुना होगा, तो तभी हंसी आती है कि जो अमेरिका कहता, जो अमेरिका में बैठे हुए ये सारे जो चाटुकार बैठे हुए हैं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में और जो बातें करते हैं, श्री जयशंकर जी जाते हैं 2021 में अपने बेटे के साथ अमेरिका के रेस्टोरेंट में, और वहां जाने के बाद वो कहते हैं कि रेस्टोरेंट वाला कहता है जब तक आप वो कोविड का सर्टिफिकेट नहीं दिखाएंगे आपको अंदर प्रवेश नहीं करने देंगे। जयशंकर जी कहते हैं ओके। उन्होंने खट से उठाया, अपना कोविन पे गए पोर्टल पे और यूं दिखाया, कहा साहब ये देखिए मेरा सर्टिफिकेट। कोई पेपर नहीं निकाला। और जिसको आप बड़ा उन्नतशील कहते हैं, टेक्नोलॉजी का महारथी कहते हैं, सारी चीजें कहते हैं, वहां उनके बेटे ने इतना बड़ा पेपर निकाला पोथन्ना अपने जेब से। तो जयशंकर जी हंसने लगे कि तुम जिस भारत की उपहास करते हो, जिस भारत को छोटा कहते हो, वो भारत आज पूरी दुनिया में सबसे बड़ी आबादी होने के बाद भी एक क्लिक पे बता देता है कि शिव कुमार द्विवेदी को वैक्सीन लगी कि नहीं लगी। और वो खुद बता सकते हैं, किसी अधिकारी के पास नहीं जाएंगे, 1 रुपए पैसा नहीं देंगे, कोई भ्रष्टाचार नहीं है इसमें, और वो जान सकते हैं कि उनको कोई वैक्सीन लगी कि नहीं लगी। वो अपना सर्टिफिकेट डाउन कर सकते हैं। और अमेरिका जैसा देश, वहां अभी भी हैंड राइटिंग से लिखी हुई चीजें आप देख, कितना अंतर है सोचिए आप। और आप हमें आना दिखा रहे हो। तो ये जो गिरोह है, और उस गिरोह की बातों को भारत ने बहुत सुनियोजित तरीके से लाते हैं। आपको ध्यान होगा, एक हम लोगों ने एक संस्था थी, उस पर हम लोगों ने एक बातचीत किया था, उस पर ब्लूमबर्ग करके एक संस्था थी, जो वर्ल्ड की बहुत बड़ी प्रकाशन संस्था है, जो किताबें छापती है, उसमें अगर छप जाए तो लोग बड़ी तारीफ करते हैं। उस संस्था की स्थिति ऐसी हुई राजू जी कि उस संस्था ने भी इसी प्रकार की प्रोपेगेंडा को चलाया। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने चलाया। आज मेधा पाटेकर हो, चाहे वो कन्हैया कुमार हो, चाहे वो जादवपुर यूनिवर्सिटी हो, उसका जो उत्पादन हो रहा है, जो पावर हाउस है, वो हार्वर्ड में बैठा हुआ है। उसका पावर हाउस जो है वो ब्रिटेन में बैठा हुआ है। आपने इतनी प्रश्न हमारी जातियों पर प्रश्न खड़ा किया। भारत में तो मुसलमानों में कम से कम 58 प्रकार की जातियां हैं, ईसाइयों में जातियां हैं। आप चले जाइए, यहूदियों ने बताया कि कम से कम 53 जातियां हैं, वही कन्वर्ट होकर बाद में अब्राहिम धर्म हो गई। उनकी चर्चा क्यों नहीं करते आप? आपके यहाँ आज भी भेदभाव फैले हुए, और आपके यहाँ कोई अंबेडकर नहीं पैदा होने पाया, आपके यहाँ कोई उदा देवी पैदा नहीं होने पाई। लेकिन ये भारत की सनातन संस्कृति है जो आगे बढ़ के, मैं पूछता हूँ, महिलाओं के सम्मान की जब बात आती है राजू जी, हमारे यहाँ अमृतानंदन मई धार्मिक, बहुत बड़ी धार्मिक गुरु, ऋतंभरा जी बहुत बड़ी धार्मिक गुरु है, वो राम की कथाएं कहती है। और मैं आपको बताना चाहूंगा, इसमें एक सूरज यंगडे करके एक अमेरिका में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में है, फेलोशिप कर रहा है, वो पूरे वहां पर राम कथा कहीं होती है उसको बंद कराता है। दूसरा एक नाम बताना चाहूंगा, उसका नाम है थेन मोजी सौंदर्य राजन, वो भी इंडियन ही है। वो वहां पर जाकर के उसने कम से कम हिंदुओं के खिलाफ 32 मुकदमे दर्ज कराए पूरे अमेरिका के। और अगर हिंदू वहां पर कोई काम कर रहा है, पूजा कांड कर रहा है, तो ये सब लोग जो पूरी योजनाबद्ध तरीके से काम कर रहे हैं, अब वो भारत में तो कुछ चल नहीं पा रहा। मोदी जी के आने के बाद सारी चीजें लगभग इस तरह की चीजों पर तत्काल प्रभाव से कार्रवाई हो जा रही है, चाहे वो एमनेस्टी इंटरनेशनल हो। प्रोपोगंडा चल नहीं पा रहा है, हमने ऐसे यूट्यूब। और हाँ, एक चीज कहना चाहूंगा आपके व्यूअर्स को, बहुत निराश मत होइए, नरेंद्र मोदी जी ने ईंट का जवाब पत्थर से दिया है। जब दानिश अली का पराक्रम हुआ और ये प्रोपोगंडा फैलाया गया, भारतीय संस्कृति को पतित करने का काम किया गया, फिलहाल मोदी जी ने तो काम ये बहुत दिन पहले से करना प्रारंभ कर दिया था। जब वो प्रधानमंत्री बने थे तब उन्होंने कहा था ओनली फॉर द 1 ग्लास वाटर। अमेरिका में जब गए थे तभी लोग जान गए थे हिंदू धर्म है क्या। हम ये बताने के लिए हमारा प्रधानमंत्री अम्बेसडर है भैया, हमें बस जरूरत नहीं है। हमारा प्रधानमंत्री जब अमेरिका में जाता है और जब सीईओ कंपनियों के सीईओ के साथ मीटिंग करता है, वो पूछते हैं कि साहब प्रधानमंत्री जी का डिनर का क्या प्रोग्राम है, तो कहते हैं साहब नवरात्रि चल रही है इसलिए 1 ग्लास पानी लेंगे बस, और वो भी नींबू पानी। तो इस पे चर्चा होती है, बहुत बौद्धिक चर्चाएं पूरे अमेरिका के अंदर होती है कि ऐसा है सनातन धर्म। तो ये जो छदम धर्मनिरपेक्षी जो हार्वर्ड में बैठे हुए हैं, जो भारत विरोधी लोग, और ये सांपों के जो घरौंदा बना करके, इनको तो हमारे मोदी जी ठीक ठाक कर रहे हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। दूसरी चीज, मोदी जी ने इन्हीं सब प्रोपोगंडा को देख करके डीडी इंटरनेशनल बनाया राजू जी। आपको बता दूं, डीडी इंटरनेशनल चल रहा है। जिस तरह ब्रिटेन ने प्रोपोगंडा फैलाने के लिए बीबीसी बनाया, अमेरिका ने सीएन बनाया, और उसी तरह भारत ने भी डीडी इंटरनेशनल बनाया है, जो आज दुनिया के 48 देशों में काम कर रहा है। जब ये कोई प्रोपोगंडा करते हैं तो हमारा दूरदर्शन का जो
प्रख्यात पत्रकार है, वो हमारे पक्ष को रखने का काम करता है। तो अब खाली एक बात का सुकून है राजू जी, मुझे भी बड़ा क्रोध आया जब मैंने पढ़ा, मन बिल्कुल हिल के रह गया, लेकिन अफसोस इसलिए नहीं हुआ कि डीडी इंटरनेशनल है, प्रधानमंत्री हैं और वो इनको मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं और ऐसे ही देते रहेंगे। और एक चीज और बता दूं कि डरने की बात इसलिए भी नहीं है कि हिंदू ये झेलने, हिंदुओं ने तो इनसे बहुत संघर्ष किया है, वो डरने वाला थोड़ा ना है। अरे वो मुगलों से नहीं डरा, हुड़ों से नहीं डरा, तुर्कों से नहीं डरा, अफगानों से नहीं डरा, पठानों से नहीं डरा। और आज ये साले आज जो ये क्या नाम है आपके वामपंथी टाइप के जो लोग बैठे हुए हैं, आज जो आपके तरह तरह के लोग बैठे हुए हैं, जिनको प्रश्रय दे रहे हैं, बौद्धिक प्रश्रय दे रहे हैं। अभी आप देखिए कितनी अजीब बात हुई कि अभी कुछ दिन पहले नीतीश कुमार जी ने एक बयान दिया, उन्होंने कहा साहब ये गांधी के हत्यारे, ये विमर्श खड़ा किया जा रहा है। दुनिया जानती है कि गांधी के हत्यारे जो आप कह रहे हो नाथूराम गोडसे जी को, नाथूराम गोडसे हत्यारे हैं, कौन कहता नहीं है, लेकिन वो संघ के हैं क्या? नहीं, वो संघ के नहीं है। कोर्ट ने भी कहा यार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के आदमी नहीं है, फिर भी आप उनकी चर्चा करते हैं। फिर कभी चर्चा करेंगे। लेकिन जो महत्वपूर्ण बात ये है, चूंकि अब कंक्लूड करना पड़ेगा, काफी लंबा सेशन खिंच गया, लेकिन एक जो बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग भी है, खतरनाक भी है कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की विचारधारा जो है, जो वहां पे पोषित किया जाता है, वह विचारधारा इंडिया के कई सारे टॉप क्लास के यूनिवर्सिटीज में वो जो प्रोफेसर्स आ गए हैं, वह अपने स्टूडेंट्स में वही विचारधारा ट्रांसफर कर रहे हैं। राजीव मल्होत्रा ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही है, जो बड़ी चिंता की बात है, कि उन्होंने सीधे सीधे नाम लिया है और कहा है कि जस्टिस चंद्रचूड़ के द्वारा न्यूयॉर्क टाइम्स जैसे उसको भी कोट किया गया है। अगर इंडिया में जुडिशियरी सिस्टम का इतने बड़े पद पर बैठा व्यक्ति अगर उस भाषा को बोल रहा है, तो यह भी एक बहुत बड़ी चिंता की बात है, क्योंकि जो बौद्धिक आतंकवाद, ये जो बड़े बड़े खास करके हमने जेएनयू पर भी चर्चा की थी, वहां भी कई सारे इसी तरीके से हमेशा एंटी गवर्नमेंट जो है, हमें कई बार जो है मुहिम चलाई गई है। और जो वहां पे अमेरिका में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में, आपको एक बात और बताना चाहेंगे कि वहां पे गोदरेज ने फंडिंग किया है गोदरेज कल्चर लैब का, वह स्पेशली किया गया था LGBTQ के लिए, और धीरे 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 वो इंडिया की तरफ डाइवर्ट हो गया। तो दिमाग में वही है, हमें इंडिया को घेरना है, उसके लिए घूम फिर के कहीं इधर से उधर से जाते हैं। जी, अब आप अपनी बात कह के कंक्लूड करें प्लीज। बिल्कुल, मैं एक चीज और कहना चाहूंगा कि जो भारत की महिलाओं को लेकर के इन्होंने बताया कि ऐसा वैसा, लोकतंत्र में भारत की महिलाओं को इतना अधिकार है राजू जी कि 1967 में हमारे यहाँ डिमांड हुई थी कि महिलाओं को देखते हुए कि गर्भपात जो है उनको कर देने की छूट देनी चाहिए। 71 में इंदिरा जी ने उनको दे दिया, और इनके यहाँ गर्भपात कराने का आज भी कानून नहीं है। ये है अमेरिका और ये है ब्रिटेन की लोग, ठीक है, ये अमेरिकन लोग हैं। दूसरी चीज अगर आपको बात करते हैं, अभी आपने जो नाम लिया जस्टिस चंद्रचूड़ का नाम लिया और लोगों का, ये तो छोटे मोटे नाम है साहब, इससे बड़े बड़े नाम हैं जो आए दिन पत्र लिखते रहते हैं मोदी जी को। आपने ध्यान दिया होगा सहिष्णुता पे, इससे बड़े बड़े नाम हैं। जब 14 में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनते हैं, इजराइल फिलिस्तीन इजराइल पे अटैक करता है, वहां 2 बच्चे मर जाते हैं, इजराइल उसका प्रत्युत्तर देता है, वहां पर 40 से अधिक बच्चे मरते हैं, तो उसके लिए संसद को रोक दिया जाता है। ये कौन लोग हैं जो इजराइल और फिलिस्तीन की घटना को लेकर के देश की संसद नहीं चलने देते हैं? ये यही हार्वर्ड में बैठे हुए लोग हैं लोग। और जो आपने जब नोटबंदी हुई थी और जो एक विमर्श गढ़ा गया था कि नोटबंदी का कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं, इतने लोग मर गए उतने लोग, अरे मैं पूछता हूं कि हिजाब को लेकर के आज आप कभी खड़े नहीं हुए? आज ईरान के अंदर मसानी, जो अमीनी मसानी करके जो बिटिया है उसको मार डाला गया, एको यहाँ के लिबरल लोग खड़े हुए क्या? हार्वर्ड के लोग खड़े हुए क्या? हलाला को लेकर खड़े हुए क्या? 3 तलाक को लेकर खड़े हुए क्या? और हमें अंधविश्वासी कहते हो? भाई रशिया जो है या अमेरिका जो है, ये सब तो क्रिश्चियन है ना, इनमें तो अंधविश्वास नहीं होना चाहिए। आप बताइए, रशियन के जो अपने व्लादिमीर पुतिन है, ये घोर ठंडी में जाकर के बर्फीले पानी में जाते हैं, 3 डुबकी मारते हैं। हमारे यहाँ जो हम लोग हरिद्वार में डुबकी मारते हैं साहब, वही 3 डुबकी ये भी मारते हैं और कहते हैं हम ईश्वर के, अब ईश्वर हमें हमारे सारे पापों को माफ कर देगा। क्यों माफ कर देगा? क्यों आपने डुबकी लगाई? ये तो हमारी संस्कृति में था डुबकी लगाना। हम ये तय करते हैं कि डुबकी लगाएंगे तो हमारे पाप नष्ट हो जाएंगे। और दूसरी चीज, आप ये स्त्रियों की चर्चा करते हैं, आपको पता है क्रिश्चियनिटी में क्या है? क्रिश्चियनिटी में है पिता, पुत्र और आत्मा। इन 3 के अलावा वो महिलाओं का स्थान कहाँ है? हमारे यहाँ ये सरस्वती जी है, लक्ष्मी जी के साथ हमें लक्ष्मी जी के, विष्णु के साथ लक्ष्मी की पूजा करनी है, और ब्रह्मा के साथ सरस्वती की पूजा करनी है, शिव के साथ शक्ति की पूजा करनी है,
बुद्ध के स्वरूप में पूजा करते हैं। अभी नवरात्रि पड़ा हुआ है, हम लोगों ने कन्या पूजन किया है। तो आज बात आती है कि अगर महिलाओं के प्रति भी सम्मान की चर्चा है, और जो ये प्रोपोगंडा गैंग है, और राजू जी प्रोपोगंडा गैंग जो हार्वर्ड से है, इनको इतनी शक्ति देता है कि ये न्यायपालिका तक के निर्णय बदलवा लेते हैं, न्यायपालिका तक में अपने अनुकूल निर्णय ले लेते हैं, और उसके तब वो लोकतंत्र बच जाता है। और जैसे उनके अनुकूल निर्णय नहीं आता, लोकतंत्र खत्म हो जाता है। चाहे वो 370 का मामला हो, चाहे वो नागरिक संशोधन बिल का मामला हो, चाहे वो अभी क्या नाम है सीए एक मामला भी बीच में हो रहा था ईडी का। ईडी में 256 याचिकाएं पड़ी थी, 256 याचिकाओं को खारिज कर दिया गया। अभी सत्येंद्र जैन जी खारिज हो गए, अब भी लोकतंत्र खतरे में आ गया होगा तय है, और यह हार्वर्ड गैंग चालू हो गया होगा। अरे आप सोचिए कि कष्ट इस बात का है राजू जी की राजनीतिक ये एक प्रोपोगंडा चलाने वाला गैंग कुछ भी करे समझ में आता है, लेकिन ये देश तो सभी राजनीतिक दलों का है ना, फिर चाहे वो सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो। दलों को तो ऐसा नहीं करना चाहिए कि इनके पीछे जाके खड़े हो, इनको शक्ति प्रदान करें, इनके सारे नैतिक अनैतिक निर्णयों को माने, ये गलत है। फिलहाल हम लोग का देखिए, इसमें आपने जितनी भी चीजें बताई हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि जो हमारे यहाँ से लोग 1 लाख से 2 लाख लोग जा रहे हैं हार्वर्ड में पढ़ने के लिए, यूएसए में पढ़ने के लिए जा रहे हैं, तो आईआईटी जैसी संस्था, जो बहुत खुशी की बात है कि आईआईटी की एक ब्रांच दुबई में भी खोल दी गई है, तो आईआईटी जैसे ही और भी संस्थाएं और भी यूनिवर्सिटीज भी ऐसी आनी चाहिए कि बाहर जाने का और ये हार्वर्ड से प्रमाण पत्र लेने की जो परंपरा रही है वह खत्म होनी चाहिए, क्योंकि हार्वर्ड तो जहर उगल रहा है। तो क्या जरूरत है कि हमें ऐसे जगहों पे लोगों को भेजने की। और ये बहुत बड़ी बात है कि अब जो हमारा ब्रेन है, जो ब्रेन ड्रेन हो रहा था, आईआईटी से पढ़ के करोड़ों रुपए खर्च हो रहे थे सरकार के, तो वो जाके बाहर रिसर्च कर रहे थे और वहां जाके भारत को नीचा दिखाते थे। आज जो है वही कहते कि हम नहीं जाएंगे, आज अपना स्टार्टअप लॉन्च करते हैं, स्टार्टअप लॉन्च करके उससे कई फायदे हैं, अपना भी स्टैब्लिश होते हैं और सैकड़ों लोगों को वो खुद भी स्टैब्लिश करते हैं। और आज मैं देख रहा था कि वहां बाहर जाके, जैसे हम लोग देखते थे कि वहां जाके उन्होंने ऐसा कर लिया वैसा कर लिया, मैं देख रहा था इतना नहीं कुछ उनको मिल जाता है। भारत में बैठ के आज लोग, यहाँ के साइंटिस्ट उससे ज्यादा ही कमा रहे हैं। तो आज इसीलिए लोग भारत में आना चाह रहे हैं, और मेरे ख्याल से यही सबसे बड़ी जो खलबली मची हुई है ना, जो बौखलाहट, जो बाहर जो अभी तक साइलेंट मोड पे चल रहा था वो बाहर निकल के जो आ रहा है, मेरे ख्याल से यही सबसे बड़ा कारण है जी। लेकिन अब कंक्लूड करना होगा मुझे। नहीं, जो राजीव जी, जो हार्वर्ड में जो संख्या जाती थी पहले पढ़ने वालों की, इससे अधिक थी। नासा में जाने की संख्या इससे अधिक थी। अब वो फेलोशिप इसरो में ले रहे हैं, अब वो फेलोशिप डीआरडीओ में जाके ले रहे हैं। और आपको बता दें कि आईआईटी के लड़के अब विदेश जाना ही नहीं चाहते हैं। आज की डेट में आईआईटी जाने वाले लड़कों की संख्या अभी 7,000 बाहर पास आउट हुए, अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, टेक्निकल मिला करके, जिसमें सिर्फ 5 लोग गए बाहर, सिर्फ 5 लोग। वेरी गुड, बहुत आप समझ सकते हैं, 5 लोग जा रहे हैं। तो ये जो आप कह रहे हो बिल्कुल सही कह रहे हो। वो परेशान है, भारत इसलिए बिल्ड हो रहा है, उनकी रेवेन्यू कम हो रही है, और भारत बड़ी मार्केट है, लोग वहां क्यों जाएंगे बताइए आप। आज प्रतिदिन नए चीजें हम करके दे रहे हैं, हर दिन नए आविष्कार हो रहे हैं। मैं चाहे आपको अगर कभी होगा तो आपकी बातों को सुनकर जो आपकी खबर के व्यूअर्स, उनको भी लग रहा होगा कि वाह, भारत कहां से कहां जा रहा है। जो एक प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा था कि बड़ी बेरोजगारी, बहुत बेरोजगारी हो गई। अरे बेरोजगार कौन है? जो सत्ता नहीं पा रहा है वो बेरोजगार है। लेकिन जो युवा है, जो पढ़ा लिखा है, जो आईआईटी से पढ़ा या कहीं से भी बीटेक उसने किया, आज वो रोजगार पैदा कर रहा है। अंतर देखिए कि रोजगार के लिए वो भटक नहीं रहा है, उसको पैदल यात्रा नहीं करनी पड़ रही है, वह हर साल अपने इंक्रीमेंट कर रहा है, क्योंकि स्किल उसकी बढ़ती जा रही है। भारत में इतनी सारी कंपनीज आ रही हैं, भारत में जो माहौल तैयार हो रहा है, और यही कारण है, ये बौखलाहट जो है वह उसका सबसे बड़ा कारण। कितना रेवेन्यू भारत से वहां हार्वर्ड में जा रहा था, ऐसे ही पूरे अभी हमने देखा था रूस और यूक्रेन में कहां कहां मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए अब छोटे छोटे जिलों में मेडिकल कॉलेज खुल गए। आने वाले 3-4-5 साल में मुझे लगता है कि अब कोई बाहर नहीं जाएगा पढ़ने के। बाहर जाके पढ़ के आते भी हैं, पता चलता है यहाँ भी एग्जाम देना पड़ता है, और वहां की डिग्री लेके यहाँ फेल हो जाते हैं। तो अब वो लोग यही पढ़ना चाहेंगे, और स्थितियां बदली हैं, और बदली ना होती तो ये बौखलाहट ना होता। और ये बौखलाहट इस बात का प्रमाण है, ये हार्वर्ड में बैठे जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, जो बौद्धिक आतंकवाद पैदा कर रहे थे, उनकी खलबली ये ज्यादा वो दिख रही है। लेकिन
ऐसे भी लोगों से सरकार को बात करनी होगी, चाहे वह टाटा हो, चाहे गोदरेज हो, चाहे जो जो जाके हार्वर्ड में भारतीयों को ही भारत के खिलाफ जो मुहिम चल रही है उसके लिए जाने अनजाने अगर फंडिंग कर रहे हैं तो उनको भी इसको रिव्यू करना होगा, क्योंकि जो कमाई हो रही है वो भारत से ही हो रही है और कभी भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है कि भारत में कमा के आप भारत के खिलाफ मुहिम चलाने वालों को फंडिंग करिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपकी खबर के व्यूवर्स का और शिव कुमार द्विवेदी जी का, जिनकी शैली और जो उनके द्वारा दी गई जानकारी होती है आपकी खबर के व्यूवर्स को बहुत पसंद आती है। और उसके सबसे बड़ा प्रमाण होता है, मैं एक चीज और भी यहाँ डिस्क्लोज करना चाहूंगा, शिव कुमार द्विवेदी जी जिस दिन आपकी खबर के चैनल पे आते हैं, अपनी बातों को बताते हैं, मेरा दावा है उतने शेयर्स किसी बड़े बड़े चैनल्स के नहीं होते हैं। अभी मैंने देखा नहीं है, लेकिन एंड होते होते जैसे ही सेशन एंड होता है, डिबेट खत्म होता है, सैकड़ों शेयर्स हो चुके होते हैं। और यही सबसे बड़ी आपकी खबर की उपलब्धि है कि हम डिफरेंट टॉपिक पे जो भारत के हित में होता है, जो राष्ट्र के हित में होता है, और मुझे कहने में यह भी परहेज नहीं है कि जो सनातन के हित में होता है उसको प्रमोट करने का, उसके बारे में लोगों को बताने का, हमारी वैदिक परंपरा, हमारी सनातन परंपरा, हमारा राष्ट्र धर्म जो है उसके बारे में लोगों को बताने के लिए कि कितना रिच कल्चर है यहाँ का, हम लोगों को दे रहे हैं, हम लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं, हम लोगों को नॉलेज दे रहे हैं, हम लोगों को टेक्नोलॉजी दे रहे हैं। और ये जो बाहर जा जाके लोग रिसर्च करते थे, अमेरिका कहता था हमने ये कर लिया वो कर लिया, पेटेंट वो करता जाता था, भारत पेटेंट कर रहा है, यही रिसर्च हो रहा है। बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज जो है भारत में आना चाहती है, स्वदेशी उन पर भारी पड़ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपका शिव कुमार द्विवेदी जी, आपका और व्यूवर्स का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और सारी बातों को एक बार फिर से सुनिएगा, उसको फिर से सोचिएगा, कितना गंभीर विषय है, और अपने स्तर पर भी इन सारी चीजों की एनालिसिस करिएगा कि ये जो जहर उगले जा रहे हैं कितने खतरनाक है भारत के लिए और इसको किस तरीके से रोका जा सकता है। धन्यवाद आपका।